ऑफिसर पीसीएस बाबा सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत करता हूँ। तो गाइज हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो है इसमें किया था, प्राचीन भारत का इतिहास किया था, जीएस पॉइंटर वाला पार्ट, जिसमें सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे जो पॉइंट वाइज जो है आपको दिखाई देंगे। आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे नेक्स्ट मध्यकालीन भारत का पार्ट पढ़ेंगे, मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक है, ये सब वही पीवाईक्यू वाला ही पार्ट है। इसको बस हम पॉइंट वाइज देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन इससे आए हैं। तो चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। भारत पर मुस्लिम आक्रमण। तो सबसे पहला टॉपिक है इसमें भारत पर जो मुस्लिम आक्रमण है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था कब? तो ये हुआ था 570 ईस्वी में। मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी? तो ये ध्यान रखेंगे 632 ईस्वी में। मक्का है क्या? ये कहाँ है? मक्का कहाँ पे है? सऊदी अरब में है। हिंद यानी भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था कब? किसने किया? तो अरबों ने किया सबसे पहले इसका प्रयोग। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय हुई थी कब? तो 712 ईस्वी में हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनबी, मोहम्मद बिन कासिम तथा मोहम्मद गौरी में से भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो ये ध्यान रखेंगे, मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? तो ये थे अरब के थे। चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? तो ये थी अरोड़। गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो वो था अलप्तगीन। नेक्स्ट देखेंगे, वह चंदेल शासक जो महमूद गजनबी से पराजित नहीं हुआ था, तो वह था विद्याधर। और महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार किया। महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो वो था उत्बी। शाहनामा का लेखक फिरदौसी संबंधित है किससे? महमूद गजनबी के दरबार से। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार और मुस्लिम विद्वान कौन था? तो वो था अल बरूनी। अल बरूनी भारत में कब आया था? तो 11वीं शताब्दी ईस्वी में। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो वो था अल बरूनी। अल बरूनी के बाद में सत्य कथन कौन कौन से हैं? तो देखिए क्या क्या सत्य कथन है। उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था। वह संस्कृत का विद्वान था। वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। तो गाइस देखिए नेक्स्ट, महमूद गजनबी के हमले के समय सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने कराया था? तो ये करवाया था भीमदेव प्रथम ने। एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए गए थे महमूद गजनबी ने। मध्य एशिया का शासक जिसने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता, तो वो थे शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का सर्वप्रथम पराजित किसने किया? तो भीम द्वितीय अथवा जिसका नाम मूल राज द्वितीय ने। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया था कब? तो चंदावर के युद्ध में, जो कब हुआ था? 1194 में। वह युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, तो वह था तराइन का द्वितीय युद्ध। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत पर आक्रमण करने वाले व्यक्तियों का सही क्रम क्या है? तो पहले महमूद गजनबी, फिर मोहम्मद गौरी, फिर चंगेज खां, फिर तैमूर। वह मुस्लिम शासक जिसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है, तो वह था मोहम्मद गौरी। भारत में मोहम्मद गौरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। बख्तियार खिलजी जिसने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी, वह था मोहम्मद गौरी का दास। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वह था इब्न बख्तियार खिलजी। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था किसने? बख्तियार खिलजी ने। भारत पर तुर्की आक्रमण के विषय में सत्य कथन कौन सा है? तो देखिए, तो भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। ये दोनों सही है। वह शिलालेख जिससे रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी मिलती है, तो वह दसपुर शिलालेख। अब आते हैं दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में पहले देखेंगे गुलाम वंश। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान, यद्यपि उसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी, जो लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, उसे क्या नाम है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया 2.5 दिन का झोपड़ा है कहाँ पर? दिल्ली में स्थित एक मस्जिद है ये। प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान किसने दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक ने। कुतुब मीनार निर्माण पूरा किया गया था किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा।
कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी है वो है लाहौर। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व के अग से गिरने के पश्चात। दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था किसने? इल्तुतमिश ने। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया तो वह था इल्तुतमिश। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो वह था इल्तुतमिश। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता है तो वह था इल्तुतमिश का। गुलाम का गुलाम किसे कहा गया? तो इल्तुतमिश को कहा गया। ताजुद्दीन मलदौज, नासरुद्दीन कुबाचा, अली मर्दान और मलिक अल्तूनिया में से कौन इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था? तो मलिक अल्तूनिया नहीं था। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो वह था रजिया सुल्तान। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर आया था इल्तुतमिश के काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए थे इल्तुतमिश के शासनकाल में। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तो बता तेमुचिन। देखिए सत्य कथन है इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान जो है भगोड़े ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था किसको? तो मलिक जानी को। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में हाथ था किसका? तुर्कों का हाथ था। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो गयासुद्दीन बलबन। दिल्ली का वह सुल्तान जिसके विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई तो वह था बलबन। बलबन के बारे में सही कथन क्या है? तो बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। बलबन उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित रखना चाहता था। भारत का प्रथम मुस्लिम शासक जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था वह था बलबन। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने धारण की क्या? तो जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की। भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज़ का आरंभ किया था बलबन ने। सुल्तान बलबन का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? देखिए तो इनका काम है नियामत खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया इन्होंने। उसने तुर्कान चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया। उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया। ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे नासरुद्दीन महमूद ने उसे उलूग खां की उपाधि दी थी। गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक किसने कहा? तो बलबन ने कहा। किस सुल्तान ने एक अलग विभाग आरिज का स्थापित किया था? तो वह था बलबन। तुमरिल खां ने विद्रोह किया था बलबन के शासनकाल में। अब देखेंगे नेक्स्ट वंश है खिलजी वंश। वह सुल्तान जो नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने उसका विरोध किया तो बता अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली का सुल्तान जिसने सिकंदर सानी की महान उपाधि धारण की थी वह था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई तो वह था जफर खां। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम है राणा रतन सिंह। हजार दीनारी के नाम से जाना जाता है कौन? मलिक काफूर। अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान का उद्देश्य क्या था? तो वह था धन प्राप्ति। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? वो था रामचंद्र देव। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए पूछा है कौन से सुमेलित हैं? तो रणथंबोर वहाँ का राजा था हमीर देव। चित्तौड़ के राणा रतन सिंह थे। देवगिरी के राजा राय रामचंद्र थे और गुजरात के थे कर्णदेव। अलाउद्दीन खिलजी के विषयों का कालक्रम क्या है? तो देखिए विजयों का कालक्रम कौन कौन सा है? तो पहले गुजरात विजय की इन्होंने 1299 में, फिर रणथंबोर विजय की 1301 में, चित्तौड़ विजय की 1303 में, वारंगल विजय की 1310 में। दिल्ली के वह सुल्तान जिन्होंने फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। वह सुल्तान जिसके काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई तो वह था अलाउद्दीन खिलजी। प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किसने किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। वह सुल्तान जिसने बाजार सुधार लागू किए तो वह था अलाउद्दीन खिलजी। मध्यकालीन शासक जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की तो वह था अलाउद्दीन खिलजी। बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयासों ने बहुत सफलता प्राप्त की थी। वह सुल्तान जिसने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया तो वह था अलाउद्दीन खिलजी। अब देखिए कौन कौन सी रियासत उनके कौन शासक हैं? देवगिरी के शासक राजा रामचंद्र देव या शंकर देव, वारंगल के प्रताप रुद्र देव द्वितीय, होयसल का वीरबल्लाल और मदुरै का
वीर पांडे। दिल्ली सल्तनत का वह शासक जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया, तो बता मुबारक खिलजी। दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया गया था किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की किसने? अलाउद्दीन ने। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा कौन थी? तो बता रावी नदी। अब आता है तुगलक वंश। जब उसने राजत्व यानी किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? तो मोहम्मद तुगलक के लिए। अलाउद्दीन खिलजी का वह सेनाध्यक्ष जो तुगलक वंश का संस्थापक एवं प्रथम सुल्तान बना, तो वह था गाजी मलिक या जिसे कहते हैं गयासुद्दीन तुगलक। कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का पहला शासक होने का श्रेय दिया जाता है किसको? तो गयासुद्दीन तुगलक को दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। खिलजी वंश, लोदी वंश, दास वंश और तुगलक वंश में सर्वाधिक समय तक देश में राज्य किसने किया? तो ये क्या? तुगलक वंश ने। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, तो वह था मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान अमीर को ही एक नया विभाग जिस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था वह था मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली का सुल्तान जिसने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई, तो वह था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया था कहाँ? दौलताबाद। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। देखिए सही कथन कौन से हैं? देखिए तो पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का चलाया, जारी किया, जो इब्न बतूता द्वारा दीनार कहलाया गया। ठीक है, ये बात सही है। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। क्यों? क्योंकि मुद्रा निर्गमन पर उसका उचित नियंत्रण नहीं था। मूर देश मोरक्को अफ्रीका का यात्री इब्न बतूता भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। दिल्ली सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किसने दिया? तो इब्न बतूता ने। होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? वो था मोहम्मद बिन तुगलक। वह शासक जिसकी मृत्यु पर इतिहासकार बदायूं ने कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने बेरोजगारों के सहायतार्थ रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी, वह था फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया था इसने, तो वह था फिरोज शाह तुगलक। वह सुल्तान जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, वह था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, अब देखिए सही कथन कौन कौन से हैं। तो फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग दीवाने बंदगान स्थापित किया था, ये बात सही है। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो फिरोज तुगलक। गुलामों का एक अलग विभाग किसने स्थापित किया? तो फिरोज तुगलक ने। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? तो फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली का वह सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था, वह था फिरोज शाह तुगलक। हक ए सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? वह था फिरोज शाह तुगलक। और दिल्ली का सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया, तो वह था फिरोज शाह तुगलक। वह सुल्तान जिसने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए, तो वह था फिरोज शाह तुगलक। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टोपरा और मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली लेकर आया कौन? तो फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उससे दोनों संप्रदाय के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सकती है, तो वह था फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से कौन फिरोज शाह तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया? तो वह था अजीजुद्दीन खान। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या है? तो ये खैराती अस्पताल है। दिल्ली सल्तनत के तुगलक व राजवंश का अंतिम शासक कौन था? वह था नासिरुद्दीन महमूद। वह शासक जिसके शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया, तो वह था नासिरुद्दीन महमूद। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में राज्य स्थापित हुआ किसका? सैयद वंश का। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे लोदी वंश। खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी शासकों में से अफगान मूल के कौन थे? तो वो थे लोदी शासक। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों का सही क्रम क्या है? तो पहले बहलोल खां लोदी रहेंगे 1451 से 1489, फिर सिकंदर लोदी 1489 से 1517 तक, फिर इब्राहिम लोदी 1517 से
1526 ईस्वी तक। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था खतौली के युद्ध में। वह मध्ययुगीन सुल्तान जिसे आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है तो वह था सिकंदर लोदी को। और गुलरुखी उपनाम से कविताओं की रचना किसने की? तो ये कि सिकंदर लोदी ने। अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है कौन? तो वह है सिकंदर लोदी। निम्नलिखित दिल्ली पर शासन करने वाले वंशों का सही क्रम क्या है? देखिए, पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, फिर आएंगे लोदी वंश। बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक और इब्राहिम लोदी में से वह शासक जो गुलाम वंश का नहीं था तो वह था इब्राहिम लोदी। विजयनगर साम्राज्य, नेक्स्ट टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, राज्य की स्थापना किसने किया? तो हरिहर और बुक्का ने। वह शासक जिसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व की लिया, जिसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है, तो वह था हरिहर प्रथम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री कौन थी? तो वो थी गंगा देवी। विजयनगर का वह पहला शासक जिसने बहमनियों से गोवा को छीन लिया तो वह था हरिहर सेकंड। देखिए, प्रमुख तथ्य कौन कौन से इंपॉर्टेंट तथ्य हैं? तो नरसिंह सालुब ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सालुब वंश आरंभ किया। वीर नरसिंह ने अंतिम सालुब शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना। वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके चचेरे भाई अच्युत देव राय थे। ठीक है, ये सब सही है। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध जिस राजा के साथ लड़ा था वह कौन थे? वह था कुली कुतुब शाह। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो वो थे 8 तेलुगु कवि। वह शासक जिसे आंध्र भोज भी कहा जाता है वह थे कृष्णदेव राय। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन स्वर्ण युग था, वह था तेलुगु साहित्य का। कृष्णदेव राय की स्थापना किसने किया? तो वह था नागलपुर नगर की ने। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर निर्मित हुआ था किससे? कृष्णदेव राय के शासनकाल में। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था देवराय द्वितीय के राजकाल में। निकोलो कोंटी कौन था? तो इटली का एक यात्री था जिसने देवराय प्रथम के समय विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। पुर्तगाली लेखक नूनिस के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं थीं कुश्ती, ज्योतिषशास्त्र, लेखाकरण और भविष्यवाणी में। कम्बन, कुट्टन, नन्नय और टिक्कन में से महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है कौन? तो नन्नय और टिक्कन। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त था किसका? विजयनगर राजाओं का। 1565 में प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर, बीदर और गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच में। एक तरफ विजयनगर था और दूसरी तरफ बीजापुर, अहमदनगर, बीदर और गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया। जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर का साम्राज्य का शासक कौन था? तो वह वेंकट सेकंड। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की कराधान व्यवस्था की विशेषता क्या है? कि भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी तथा कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। वह स्थान जहाँ के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं तो वह था हम्पी के। विजयनगर का शासक जिसने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा तो वह था बुक्का प्रथम। प्रथम तेलुगु कवि श्रीनाथ से संबद्ध दरबार था वह था देवराय द्वितीय का। वह राज्य जिसमें कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण थी तो वह था विजयनगर। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं अवस्थित है कहाँ? तो हम्पी में है। विजयनगर काल में दक्षिण भारत की नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ था यक्षगान का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आएगा दिल्ली सल्तनत, इसका प्रशासन। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना। क्यों? क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी, इस वजह से। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर और सुल्तान थे तुर्क वर्ग के थे। दिल्ली सल्तनत से संबंधित सत्य कथन देखिए कौन से? तो दिल्ली सल्तनत के प्रशासन प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। इक्ता प्रणाली अरब की मौलिक प्रणाली थी और सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख दीवाने आरिस कहलाता था। ठीक है, सभी स्टेटमेंट सही है। इक्ता क्या थी?
तो एकता ध्यान रखेंगे, एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। सियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था। मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में आकार की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? परगना, फिर सरकार, फिर सूबा आएगा, ये इस क्रम में आएंगे। फिर आते हैं विभाग और इनका संस्थापक कौन है? दीवान बंदगान फिरोज शाह तुगलक। दीवान अर्ज ये बलबन का है। दीवान मुस्तखराज किसने बनाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। राजस्व विभाग था दीवान अमीर को ही, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विभाग था। दीवान खैरात फिरोज शाह तुगलक ने दान विभाग था। दीवान रियासत अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया, बाजार नियंत्रण विभाग था ये। अब देखिए विभाग और इनके कार्य क्या हैं। दीवान अर्ज सेना विभाग से संबंधित था, और दीवान रिसालत ये धार्मिक मुद्दों से संबंधित विदेश विभाग से भी संबंधित था। दीवान इंसा सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित था। दीवान वजारत वित्तीय मामलात से संबंधित था। वह राजवंश जिसके अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था वह था तुगलक राजवंश। मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी। ये विलय था फारस, अरब, तुर्क, मंगोल और भारतीय तत्वों का ये विलय था। भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है कौन? खराज, उस्र व मुक्तई। भारत का मध्यकालीन शासक जिसने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी वह था इल्तुतमिश। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? तो बता चौधरी। सर्व कर लगाया जाता था किस पर? सिंचाई पर। जवाबित का संबंध किससे था? राज्य कानून धर्म निरपेक्ष से। हदीस है एक क्या? इस्लामिक कानून है। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या है? इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली राशि को कहते हैं। सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राएं कौन सी हैं? तो जीतल और टंका। टंका नामक चांदी का सिक्का किसने चलाया था? तो ये चलाया था इल्तुतमिश ने। देखिए अब नेक्स्ट, सल्तनत काल के सिक्के टंका, सस्कनी और जीतल क्या थे? जो टंका तो चांदी का था, सस्कनी चांदी का था, और जीतल जो है वो तांबे का था। बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ है किस पर? अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर। दिल्ली सल्तनत कला और स्थापत्य देखेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है, भारत में कागज़ का प्रयोग प्रारंभ किया था किसमें? कब हुआ था? 12वीं शताब्दी से। अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई कब? अलाई दरवाज़ा में लेकर आए। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक में से वह है जिसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो वह था अलाउद्दीन खिलजी ने। वह सुल्तान जिसने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था? तो वह था फिरोज शाह तुगलक ने। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ है तो वह था बलबन का मकबरा। प्रथम वास्तविक मेहराब जिस सल्तनत कालीन स्मारक में दृश्यादीत है वह है बलबन के मकबरे में। भवन और निर्माण करता देखिए, सुल्तानगढ़ी का भवन, ये भवन किसने बनाया? इल्तुतमिश ने। लाल महल किसने बनवाया? बलबन ने। जमात खाना मस्जिद किसने बनवाई? खिज्र खान ने। और 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इन स्थापत्यों के निर्माण का सही क्रम क्या है? देखिए पहले कुतुब मीनार बनेगी, फिर तुगलकाबाद का किला बनेगा, फिर लोधी गार्डन, फिर फतेहपुर सीकरी आएगी। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? तो अत्रि और महेश। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था राणा कुंभा के शासन काल में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा, स्थल और ये स्थापत्य किसने बनवाया? तो दिल्ली में जो है कुब्बतुल इस्लाम है, मस्जिद है। जौनपुर में अटाला मस्जिद है, और मालवा में जहाज महल है, गुलबर्गा में जामा मस्जिद है। वास्तुशैली और संबद्ध राजवंश देखिए, मेहराब की निचली सतह पर कमल कली की झालर ये खिलजी के समय में हुआ। अष्टभुजी मकबरों का उदय तुगलक के समय में। स्तंभों में बोधीगोई का प्रयोग किया गया है विजयनगर के समय में, और झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार जो है ये सरकी वंश के समय में हुआ है। अब आते हैं दिल्ली सल्तनत में साहित्य के समय का विकास कैसे हुआ। देखिए, किताबुल हिंद की रचना के प्रसिद्ध लेखक कौन है? तो वह अलबरूनी। तूतीय हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था कासगंज के पटियाली में। अमीर खुसरो ने अग्रगामी की भूमिका निभाई है किसके विकास में? खड़ी बोली के विकास में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली के 7 से अधिक सुल्तानों का शासनकाल किसने देखा? तो अमीर खुसरो व शेख निजामुद्दीन औलिया ने। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे किसके? अलाउद्दीन खिलजी के। अमीर खुसरो एक थे कौन? कवि, इतिहासकार और संगीतज्ञ थे। नई फारसी काव्य शैली सबक हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? तो वो थे अमीर खुसरो। हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान कौन था? बता अमीर खुसरो। अब देखिए इनमें कौन कौन सत्य कथन है इनको देखेंगे। हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम
संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह जो है उस किताब का नाम है किताब नौरस। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया था। भारत में कव्वाली से जानी जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभकर्ता कौन थे? वो थे अमीर खुसरो थे। फारसी का प्रथम कवि जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया तो वह था अमीर खुसरो। तबकात नासिरी का लेखक कौन था? तो मिनहाजुल सिराज। ग्रंथों का कालानुक्रम देखिए, पहले किताबुल हिंद, फिर पृथ्वीराज रासो, फिर तबकात नासिरी, फिर आएगा फतवाए जहांदारी। वह भाषा जिसे दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया तो वह था फारसी। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता है कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए। देखिए, लेखक और उनकी रचनाएं पुस्तकें, जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख फिरोज शाही लिखा, हसन निजामी ने ताजुल मासिर, मिनहाजुल सिराज ने तबकात नासिरी, याहिया बिन अहमद ने तारीख मुबारक शाही, अमीर खुसरो ने खजाइन उल फुतूह, जियाउद्दीन बर्नी ने फतवाए जहांदारी, मुल्ला दाऊद ने लिखा चांदायन, दामोदर कवि ने लिखा पद्मावती कथा, सोमनाथ ने राग विबोध, अमीर खुसरो ने आसिका। अब देखिए पुस्तकें और उनके लेखक देखेंगे और कौन कौन है। तारीख फिरोज शाही का लेखक है शम्स सिराज अफीक, तुगलक नामा का अमीर खुसरो, हुमायूं नामा का गुलबदन बेगम। तारीख हिंद या किताबुल हिंद का लेखक है अलबरूनी। तारीख दिल्ली का खुसरो रेहला का लेखक है इब्न बतूता। अब देखिए, हकाइक हिंद का लेखक है अब्दुल वाहिद बिलग्रामी। तहजीबुल अखलाक के लेखक है इब्न मिस्काविया। कुंजुर तिजार का लेखक है बैलक अल कबायकी। जवामिउल हिकायत का लेखक है सदरुद्दीन मोहम्मद औफी। फवादुल फवाद का लेखक है अमीर हसन अल खिलजी। बख्तियार खिलजी के बिहार आक्रमण का पहला विवरण मिलता है हमें किसमें? तो तबकात नासिरी से मिलता है। अब देखिए नेक्स्ट, वीणा, ढोलक, सारंगी और सितार में से वह संगीत वाद्य जिसे हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण बताया जाता है वह सितार। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया? तो ये क्या? अमीर खुसरो ने। चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तशती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा किसने रखा? तो ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शवी ने। अब देखिए नेक्स्ट, नाम और इनका ग्रंथ संगीत। राणा कुंभा का ग्रंथ है संगीत राज। काशीनाथ शास्त्री अप्पा तुलसी का ग्रंथ है राग चंदिका। पुंडरीक विट्ठल का ग्रंथ है रागमाला। कृष्णानंद व्यास इनका ग्रंथ है राग कल्पद्रुम। अब देखिए नेक्स्ट, रस कौमुदी के रचयिता हैं श्रीकंठ। राग विबोध के रचयिता हैं सोमनाथ। चतुर्दंडी प्रकाशिका के रचयिता है वेंकटरमन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, रास पंचाध्यायी के लेखक है नंददास। चैतन्य भागवत के लेखक है वृंदावन दास। चैतन्य मंगल के लेखक हैं जयनंदा। भक्ति रत्नाकर के लेखक है नरहरि चक्रवर्ती। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपना संस्मरण लिखा है तो वह है फिरोज शाह तुगलक। अब देखिए नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत में विविध वाले हिस्से में देखेंगे इसमें क्या क्या आता है। भारत में पोलो खेल का प्रचलन सबसे पहले किसने किया? तो तुर्कों ने किया। दस्तार बंदान कहलाते थे कौन? तो ये कहलाते थे उलेमा। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसके शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी वह था नासिरुद्दीन खुसरो शाह। देखिए, यात्री और किस देश से आए हैं? मार्को पोलो ये इटली से आया। अब्दुल रज्जाक ईरान से। नूनिस पुर्तगाल से। सुल्तान और इनका राज, बहादुर शाह जो है ये गुजरात में थे। चांद बीबी बीजापुर में। रजिया सुल्तान दिल्ली में। और बाज बहादुर जो है ये मालवा के शासक थे। यात्रियों के भारत आगमन का अनुक्रम क्या है? तो अलबरूनी पहले आए, फिर इब्न बतूता, फिर टैवर्नियर, फिर मनूची। दस्तार बंदान कौन कहलाते हैं? तो ये कहलाते थे उलेमा। भारतीय इतिहास के संदर्भ में कोलाहा दास क्या कहलाते थे? ये थे सैयद। चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसने दिया? तो सदरुद्दीन मोहम्मद औफी के द्वारा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अपने लगभग 30 वर्ष के व्यापक यात्री जीवन में उसने पूर्वी गोलार्ध के विस्तृत भूभाग की यात्रा की। उस विशाल भूभाग को देखा जिसमें आज कोई 44 देश आते हैं और कुल मिलाकर लगभग 73,000 मील की दूरी चलकर पार की। पूर्व आधुनिक काल का संसार का सबसे बड़ा वह यात्री जिसका वर्णन ऊपर के अवतरण में है वह कौन था? वह था इब्न बतूता। देखिए अब नेक्स्ट देखेंगे, कृष्णदेव राय इनका जो ग्रंथ है वह अमुक्त माल्यद। महेंद्र वर्मन का मत्त विलास प्रहसन। भोजदेव का सम्रांगण सूत्रधारा। सोमेश्वर का मान सोल्लास।
अब देखिए घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है, तो पहले कुतुब मीनार का निर्माण, फिरोज तुगलक की मृत्यु, फिर पुर्तगालियों का भारत आगमन, फिर विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल। अब आइए घटनाएं और उनका सही कालक्रम क्या है। तराइन का द्वितीय युद्ध, फिर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हुई, फिर अफगान षड्यंत्र, फिर मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण हुआ। सती प्रथा, बाल विवाह और जौहर प्रथा में से वह प्रथा जिसकी शुरुआत राजपूतों के समय में हुई है तो वह जौहर प्रथा। ठीक है, अब देखिए युद्ध और उसका समय। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 ईस्वी में हुआ। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी सन में हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ कब? 1192 ईस्वी सन में। चंदावर का युद्ध हुआ 1194 में। तैमूर का आक्रमण हुआ 1398 में। तालीकोटा का युद्ध 1565 में। घाघरा का युद्ध हुआ 1529 में। अब देखिए शासक और प्रमुख कार्य देखेंगे। अकबर का इन्हें बनाया आईने दहसाला। मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया ये चलाए थे इन्होंने प्रतीक मुद्रा। इल्तुतमिश ने चहलगानी अमीर यानी चालीसा का गठन किया था। शेर शाह ने इसको सड़क आजम कहते हैं, जीटी रोड बनवाया था। मध्यकालीन भारत में शब्द फड़म निर्दिष्ट करता है किसको? सिक्के को। खरीदादार कौन थे? तो ये ध्यान रखेंगे, फरमानों को भेजने वाला अधिकारी को खरीदादार कहते थे। दिल्ली सल्तनत का वह वंश जिसने सबसे कम समय तक शासन किया तो वह था खिलजी। आइनुल मुल्क मुल्तानी ने जिन शासकों के अधीन सेवा की थी वे कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। वह मध्यकालीन विद्वान या लेखक जो जैन धर्म का अनुयायी था वह था हेमचंद्र सूरी। मध्यकालीन भारत में महत्तर और पट्टकिल पदनाम प्रयुक्त होते थे, ग्राम्य मुखिया के लिए किए होते थे। 13वीं शताब्दी और 14वीं शताब्दियों में कालीन शताब्दी में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था। कहाँ किसकी खेती नहीं करता था? मक्का की खेती नहीं करता था। अब देखिए उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राज्य। नेक्स्ट टॉपिक, जौनपुर नगर की स्थापना किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में। जौनपुर नगर की स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में पूर्व का सिराज किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं जौनपुर को। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखेंगे जौनपुर के सरकी राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो वह था हुसैन शाह। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है तो वह जैनुल आबेदीन। जैनुल आबेदीन, मोहम्मद बिन तुगलक, हुसैन शाह सरकी और अकबर में से वह शासक जिसने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था तो वह था जैनुल आबेदीन। जैनुल आबेदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषता में शामिल है कौन? बुर्ज, बौद्ध पैगड़ाओं के समान फारसी शैली, मुनि सुंदर सूरी, नाथा टिल्ला भट्ट और मुनि जिन विजय सूरी में से वह विद्वान जो कुंभा के दरबार में नहीं था तो वह था मुनि जिन विजय सूरी। अब देखिए शासक और इनका राज्य देखेंगे। राजा हमीर ये थे मेवाड़ के। राजा चुंडा ये कहाँ के हैं? मारवाड़ के। मलिक राजा फारूकी ये खानदेश के। मलिक सरवर ख्वाजा जहाँ ये जौनपुर के हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे मध्यकालीन भारतीय राज्य वर्तमान से। चंपक ये चंबा हिमाचल का क्षेत्र है। दुर्गर ये जम्मू का क्षेत्र है। कुलूत ये कुल्लू हिमाचल का क्षेत्र है। फिर आते हैं बहमनी राज्य की स्थापना किसने किया था? तो अलाउद्दीन हसन ने। बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी कब? 1347 ईस्वी में, 14वीं सदी में। और बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी कौन थी? तो वह थी गुलबर्गा। फिर आइए वंश और इनका सल्तनत। आदिल शाही जो वंश है यहाँ सल्तनत थी बीजापुर की। कुतुब शाही गोलकुंडा में और निजाम शाही अहमदनगर में, सरकी शाही जौनपुर में। अब देखिए नेक्स्ट, मुस्लिम शासकों में से वह जिसे उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी तो वह थी इब्राहिम आदिल शाह। किताब नौरस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो वह था इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत हुआ था। अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए शासक और राज। बाज बहादुर ये कहाँ के थे? मालवा के। कुतुब शाह गोलकुंडा के। सुल्तान मुजफ्फर शाह ये गुजरात के थे। यूसुफ आदिल शाह ये बीजापुर के थे। अब देखिए नेक्स्ट, वंश और इनकी राजधानी। काकतीय जो राजधानी है वारंगल की। होयसल राजधानी है द्वार समुद्र की। यादव
वंश की राजधानी है देवगिरी, और पांड्य राजधानी है, पांड्य की राजधानी कोरकई, उसके पश्चात मदुरा बनी है इसकी राजधानी। गोलकुंडा को वर्तमान में कहा जाता है क्या? हैदराबाद। महिला शासक रुद्रम्मा देवी संबंधित है किससे? काकतीय राजवंश से। होयसल स्मारक मॉन्यूमेंट्स पाए जाते हैं कहाँ? हलेबुड और बेलूर में। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम है क्या? हलेबिड। वह स्मारक जिसमें वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है, तो वह गोल गुंबद बीजापुर का। मांडू के जहाज महल का निर्माण किसने करवाया था? सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने। गुजरी महल ग्वालियर के किले में बनवाया गया था, मानसिंह ने। अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था किसने? तो भाटा रीवा मध्य प्रदेश के राजा रामचंद्र सिंह ने। अब देखिए स्थापत्य और स्थल। अदीना मस्जिद है पांडुआ पश्चिम बंगाल में। लाल दरवाज़ा मस्जिद है जौनपुर में। दाखिल दरवाज़ा है गौड़, और 3 दरवाज़ा है अहमदनगर में। दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? तो क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक थे। अब देखिए पुस्तक और इनका विषय। मिरात ए सिकंदरी, इसका विषय गुजरात विजय। बुरहान ए मासिर बहमनी के अहमदनगर का इतिहास है इसमें। रियाज उस सलातिन, ये बंगाल का इतिहास है। रियाज उल इंसा जो है महमूद गवाह के पत्रों का संग्रह है इसमें। अब आते हैं भक्ति और सूफी आंदोलन। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा? अलवार संतों के द्वारा। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ था 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन का मुख्य साम्य क्या था? तो संसार दुखपूर्ण है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय जाति न पूछे, यह कथन है किसका? रामानंद का। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने क्या काम किया? अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिससे उनके भक्त समझते थे। मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संतों का आचरण क्या था? ध्यान साधना और श्वास नियमन, एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम, श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए गीतों का गायन। कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया था किसमें? शंकरदेव ने। असम व कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया? तो शंकरदेव ने। रामानुजाचार्य संबंधित है किससे? विशिष्टाद्वैत से। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो वल्लभाचार्य ने। महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली है चंपारण छत्तीसगढ़ में। अब देखिए नेक्स्ट। अद्वैतवाद का संस्थापक है शंकराचार्य। विशिष्टाद्वैत के संस्थापक है रामानुज। द्वैतवाद के हैं मध्वाचार्य। द्वैताद्वैतवाद के हैं निम्बार्काचार्य। कबीर के उपदेशों का संकलन है किसमें? बीजक में। देखिए अब नेक्स्ट देखेंगे। पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया था किसने? वल्लभाचार्य ने। दादू कबीर रामानंद तुलसी दास में से वह भक्ति संत जिसने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया, तो वो थे रामानंद। कबीर शिष्य थे किसके? तो रामानंद के। मध्यकालीन भारत के वह संत जिनका जन्म प्रयाग में हुआ था वह था रामानंद। कबीर व धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक कौन है? तो वह है अमरमूल। मलुकदास एक संत कवि थे, ये कहाँ के थे? कड़ा के थे। संत घासीदास के पिता का नाम क्या था? तो वह था महंगू। भक्ति संतों का सही कालानुक्रम क्या है? तो पहले कबीर आएंगे 1398 से 1518 तक। गुरु नानक 1469 से 1539 तक। फिर चैतन्य आएंगे 1486 से 1534 तक। फिर मीराबाई हैं, ये हैं 1498 से 1557 तक। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में स्थापित हुए हैं क्या? 12 ज्योतिर्लिंग। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो इनके अनुयायी को कहते हैं वैष्णव। वह स्थान जो गुरु नानक का जन्म स्थल था वह था ननकाना। वह शासक जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी, तो वह थी सिकंदर लोदी। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है, उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत है किनका? नानक का। मीराबाई समकालीन थी किसके? तुलसीदास के। प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीरा के पति का नाम था क्या? तो वह था भोजराज। राग गोविंद के रचनाकार कौन है? तो वह मीराबाई। चैतन्य, मीराबाई, नामदेव और वल्लभाचार्य में से वह जो इस्लाम से प्रभावित था तो वह था नामदेव। मध्यकालीन संतों का कालानुक्रम क्या है? तो देखिए पहले नामदेव, फिर कबीरदास, फिर गुरु नानक देव, फिर मीराबाई। संत कबीर, और देखिए नामदेव ये है, इनका व्यवसाय था दर्जी। कबीर इनका जुलाहा, रविदास मोची थे, और सेना जो है वो थे नाई।
लोधी वंश के पतन तथा बाबर के सत्तारूढ़ होने के समय उपदेश देने वाले संत कौन थे? तो वह थे गुरु नानक। चैतन्य महाप्रभु संबद्ध हैं किससे? वैष्णव संप्रदाय से। तुलसीदास समकालीन थे किनके? अकबर और जहांगीर के। रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो वह थे तुलसीदास। गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका और साहित्य रत्न में से वह रचना जो संत तुलसीदास की नहीं है तो वह कौन सी नहीं है भाई इनमें? तो देखिए साहित्य रत्न नहीं है इनकी, बाकी तीनों हैं। व्यक्ति और इनका सुमेल करेंगे। देखिए ध्रुवदास जो है इनकी रचना है भगत नामावली, नाभादास की है भक्तमाल, केशवदास की है रसिक प्रिया और उस्मान की है चित्रावली। बरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ अवस्थित है कहाँ? पंढरपुर महाराष्ट्र में। बरकरी संप्रदाय का संत कौन थे? तो ये थे नामदेव। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भक्त तुकाराम जिस मुगल सम्राट के समकालीन है वह कौन है? वह था जहांगीर। नागार्जुन, तुकाराम, त्यागराज और वल्लभाचार्य में से वह जो भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था वह था नागार्जुन। सत्यकथन देखिए कौन कौन से? मध्यकाल संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं जिन्हें समा कहा जाता है के शौकीन थे। ये सही है। भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत कौन था? तो वो था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। सूफी संतों में से वह जो प्रसिद्ध सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे वह था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक कौन था? अफगानिस्तान में चिश्त के निवासी अबू इसहाक समी चिश्ती और उनके शिष्य ख्वाजा अबू अब्दाल। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे किसके? तो ख्वाजा उस्मान हारूनी के। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नज़र यानी भेंट भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार थे छत्रपति साहू शिवाजी के पौत्र थे। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे किनके? बाबा फरीद के। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह थी दिल्ली में। वह सूफी संत जिसकी मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुँचने का एक साधन है तो वह थे मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख अब्दुल जिलानी, शेख मोइनुद्दीन तथा शेख निजामुद्दीन औलिया में से वह जो चिश्ती सिलसिले से संबद्ध नहीं है तो वह थे शेख अब्दुल जिलानी। भारत का सादी कहा गया है किसको? अमीर हसन को। जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और गयासुद्दीन तुगलक तथा मोहम्मद बिन तुगलक में से वह सुल्तान जिससे निज़ामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी। वह सूफ़ी संत जो महबूब इलाही कहलाता है तो वह था शेख निज़ामुद्दीन औलिया। शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति लब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था वह था निज़ामुद्दीन औलिया। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और फरीदुद्दीन गंजे संगर तथा शेख निज़ामुद्दीन औलिया में से वह सूफी संत जिसके विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया था वह था फरीदुद्दीन गंजे शंकर। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में। शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी किसको? शेख सलीम चिश्ती को। देखिए अब इनका मकबरा देखेंगे संत और इनका मकबरा। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा कहाँ है? तो ये अजमेर में। शेख बुरहानुद्दीन गरीब का मकबरा है दौलताबाद में। शेख मोहम्मद हुसैनी का मकबरा है गुलबर्गा में। शेख निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा है वो है दिल्ली में। अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इन्होंने जो संप्रदाय चलाया हुआ था चिश्तिया। शेख अहमद सरहिंदी ने संप्रदाय चलाया नक्शबंदिया। दारा सिखों ने कादिरिया और शेख शहाबुद्दीन ने सुहरावर्दिया। शेख अहमद सरहिंदी समकालीन था कहाँ के? अकबर और जहांगीर के। शेख नसरुद्दीन चिराग दिल्ली शिष्य थे किसके? तो शेख निज़ामुद्दीन औलिया के। शेख सलीम चिश्ती समकालीन थे किसके? अकबर के। भारत में सूफियों की कादरी पद्धति सबसे पहले शुरू हुई थी तो ये हुई थी शेख नियामतुल्लाह और मखदूम मोहम्मद जिलानी के द्वारा। सूफीवाद के सिलसिलों में वह जो संगीत के विरुद्ध था वह था नक्शबंदिया। शेख बहाउद्दीन जकारिया मानते थे सोहरावर्दी संप्रदाय को। हठ योग अपनाया जाता है नाथ पंथियों और सूफी संतों के द्वारा। अति कट्टरपंथ सूफी संप्रदाय कौन था? तो वह था नक्शबंदी। सूफियों में वह जिसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना तो वह थे शाह मोहम्मद गौस। उलेमा, खानका, शेख और समा में से वह जिसका संबंध सूफीवाद से नहीं है तो वह था उलेमा का संबंध नहीं है, बाकी तीनों का है। कृष्ण जीवन परक में प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की थी? तो रस खान ने। 12 मासा की रचना की थी किसने? मलिक मोहम्मद जैसी ने। देखिए मध्यकालीन कवि और इनकी रचना। मुल्ला दाऊद ने लिखा है चांदायन। दामोदर कवि ने लिखा पद्मावती कथा। सोमनाथ ने लिखा राग विबोध। अमीर खुसरो ने लिखा आसिका।
प्रतिवर्ष सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है, किसका? देवा शरीफ में लगता है। क्राइस्ट का जन्म स्थान है बेथलेहम। ईस्टर त्यौहार के पीछे ईसाइयों की भावना क्या है? इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे। वह ईसाई संत जो पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात है, तो वह था असीसी के संत फ्रांसिस। ईसाइयों का गुड फ्राइडे मनाया जाता है ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने के स्मरण में। अब आइए मुगल वंश में देखेंगे। अब नेक्स्ट मुगल वंश, इसमें है बाबर। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान कौन था? तो इब्राहिम लोदी के संबंधी थे तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार थे। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः कौन थे? ये थे चगताई तुर्क थे। बाबर को सरे पुल के युद्ध में पराजित किसने किया? तो सैबानी खां ने किया। देखिए अब नेक्स्ट चलेंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, और वह मुगल शासक जिसने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया तो वह था बाबर। पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, प्लासी का युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध में से वह युद्ध जिसमें एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था तो वह था पानीपत का प्रथम युद्ध। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण था तोपखाना। अब देखिए बाबर के प्रमुख युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, खानवा का युद्ध हुआ 1527 में, घाघरा का युद्ध 1529 में, चंदेरी का युद्ध 1528 में। बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप क्या हुआ? इस क्षेत्र में तैमूर यानी तिमूरी राजवंश स्थापित हुआ। वह युद्ध जिसमें बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी तो वह था खानवा का युद्ध। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता। मेवाड़ का राजा जिसे 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था वह था राणा सांगा। बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी धारण की थी काबुल में। वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प की सफलता की शिक्षा मिलती है तो वह थी जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के। बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे काबुल, पंजाब एवं आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र। बाबर ने अपने बाबरनामा में जिन हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है वह है मेवाड़ एवं विजयनगर। तुजो के बाबरी बाबर की आत्मकथा लिखी गई थी तुर्की भाषा में। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था किसने? बाबर के सेनानायक मीर बाकी ने। देखिए हुमायूं और शेरशाह, कामरान, उस्मान अस्करी और हिंदाल में से वह जो हुमायूं का भाई नहीं था तो वह था उस्मान। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम क्या है? तो देवरा, फिर चौसा, फिर कन्नौज, फिर सरहिंद। वे 2 शासक जिनके मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ था तो वह था शेरशाह और हुमायूं। फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना ने शिक्षा प्राप्त की थी जौनपुर से। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी व शेरशाह जैसे मध्ययुगीन शासकों में से वह जो उच्च शिक्षित था वह था शेरशाह। वह सुल्तान जिसने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की तो वह था शेरशाह सूरी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अब। शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित है क्या क्या सम्मिलित है? तो उसने क्या किया? राजस्व सुधार किया, प्रशासनिक सुधार किया और सैनिक सुधार किया, मुद्रा प्रणाली में सुधार किया। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत जिस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया था वह था हुमायूं। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया था 1532 ईस्वी में। सामूगढ़ का युद्ध हुआ था 1658 ईस्वी में। अपने बादशाह पति हुमायूं के लिए मकबरे का निर्माण किसने कराया? तो हाजी बेगम ने। शुद्ध चांदी का रुपया शुरू किया किसने? तो शेरशाह ने किया। शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर क्या है? तो वह 64:1। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई है कालिंजर में। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान कौन सा था? तो कालिंजर राज्य के विरुद्ध। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता है, यह कथन है किसका? शेरशाह से संबंधित है। शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जयता और कुप्पा संबंधित हैं किससे? मारवाड़ से। शेरशाह का मकबरा है सासाराम में। शेरशाह ने निर्माण करवाया था दिल्ली की किला कोहना मस्जिद का। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किसने किया? तो ये शेरशाह ने किया। कृषकों की सहायता के लिए जिस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी वह थी शेरशाह। पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क बनवाई किसने? शेरशाह ने। शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? इस्लाम शाह। वह शासक जिसने अपने सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 इकाइयों में विभाजित किया था वह था इस्लाम शाह ने।
चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे अकबर। वह स्थान जहाँ पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बिठाया गया था वह था कालानौर। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था कहाँ? कब हुआ था? तो 1576 में ईस्वी में। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो वह थे हकीम खान। अकबर के सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किया गया था वह था कछवाहों से। चिश्ती संत की दरगाह जहाँ पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था वह था मोइनुद्दीन चिश्ती का। अदम खां, बैरम खां, बाज बहादुर और पीर मोहम्मद खां में से वह जिसे अकबर ने स्वयं मारा था तो वह था अदम खां। राजपूताना का वह राज्य जिसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी तो वह थी मेवाड़। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वह राजपूत शासक जिसने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया तो वह थे मारवाड़ के राव चंद्रसेन। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती रानी थी कहाँ की? मंडला अथवा गोंडवाना की। अबुल फजल की मृत्यु हुई शहजादा सलीम के कारण। अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक तथ्य कौन से हैं? प्रशासकीय एकता और कानूनों की एकरूपता, सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न और उसकी धार्मिक नीति। अकबर की लोकप्रियता के कारण क्या थे? तो मनसबदारी प्रथा, धार्मिक नीति, भू राजस्व व्यवस्था और सामाजिक सुधार। वह मुस्लिम शासक जिसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया तो वह था अकबर। बाबर, हुमायूं, अकबर और औरंगजेब में से वह बादशाह जिसको प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है तो वह था अकबर। वह शासक जिसने आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी बंध्या हो, तो ये अकबर ने कहा है। अकबर के बारे में देखिए सत्य कथन क्या है। अकबर ने लड़के और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया। अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। अकबर का शासन जाना जाता है किस लिए? क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपनी प्रशासकीय व्यवस्था के लिए और न्यायिक प्रशासन के लिए। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? तो वह था मीर बख्शी। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी मनसबदारी व्यवस्था पर। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने हेतु। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था मुजफ्फर खां। अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह उधार ली गई थी किससे? मंगोलिया में प्रचलित प्रणाली से। अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को रखरखाव करना पड़ता था 20 घोड़ों का। जाप्ती, दहसाला, नमक, नस्क और कानकूत में से वह कर व्यवस्था जिसे बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है तो वह है दहसाला। अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने दहसाला पद्धति निर्मित की गई थी टोडरमल के द्वारा। जब्ती प्रणाली उपज थी किसकी? अकबर की। भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह और अकबर के मध्य नैरंतरिक कड़ी था कौन? टोडरमल था। अकबर ने दीन ए इलाही प्रारंभ किया था 1582 ईस्वी में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे। वह इतिहासकार जिसने दीन ए इलाही को एक धर्म कहा तो वह था मोहसिन फ़ानी ने। इबादत खाने का निर्माण कराया किसने? अकबर ने। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना क्या था? धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। फतेहपुर सीकरी में स्थित वह इमारत जिसे शान फतेहपुर कहा जाता है तो वह था जामा मस्जिद। स्वर्ण महल, पंचमहल, जोधाबाई महल और अकबरी महल में से वह स्मारक जो फतेहपुर सीकरी में नहीं है तो वह अकबरी महल नहीं है। दिल्ली में स्थित वह ऐतिहासिक स्मारक जो भारतीय और फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है तो वह है हुमायूं का मकबरा। सुलह कुल सिद्धांत का प्रतिपादित किया गया था किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल सार्वभौम शांति और भाईचारा की अवधारणा आधारित है किस पर? राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता और उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर। वह मुगल बादशाह जिसके विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था तो वह था अकबर के विरुद्ध। अकबर ने कहाँ पर बुलंद दरवाज़ा बनवाया? तो फतेहपुर सीकरी में। जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं और अकबर में से वह मुगल सम्राट जिसने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे वह था अकबर। अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें हैं पाई जाती हैं कहाँ? फतेहपुर सीकरी में। अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। यह कथन है विलियम फिंच का। अकबर द्वारा बनाई गई वह इमारत जिसका नक्शा बौद्ध विहार की तरह है तो वह है पंचमहल।
जहांगीर महल स्थित है कहाँ? तो ये है आगरा में। दिल्ली का लाल किला, आगरा का किला, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला में से वह किला जिसका निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया, तो वह दिल्ली का लाल किला। देखिए बादशाह और मकबरा, बाबर 1526 से 1530 में रहे, इसका मकबरा है काबुल में। अकबर 1556 से 1605 में रहे, इसका मकबरा है सिकंदरा में, आगरा में सिकंदरा। और जहांगीर 1605 से 1627 तक रहे, इनका मकबरा लाहौर में। शाहजहाँ 1628 से 1658 तक रहे, इनका मकबरा है आगरा में। औरंगजेब 1658 से 1707 तक रहे, इनका मकबरा है औरंगाबाद में। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ था वह थे फैजी, अब्दुल कादिर बदायूनी, अबुल फजल निज़ामुद्दीन अहमद और शेख मुबारक में वह जिसने महाभारत का फ़ारसी में अनुवाद किया था वह था अब्दुल कादिर बदायूनी ने। महाभारत के फ़ारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है? तो वह रज़्मनामा। वह जो अकबर की इच्छानुसार रामायण का फ़ारसी में अनुवाद किया गया था वह था अब्दुल कादिर बदायूनी ने। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मोहम्मद हुसैन, मुकम्मल खान और अब्दुस समद मीर सैयद अली में से वह जिसे सम्राट अकबर द्वारा जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी वह थे मोहम्मद हुसैन। जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था वह था हरि विजय सूरी। अबुल हसन दसवंत, किशनदास और उस्ताद मंसूर में से वह जो मुग़ल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था वह था दसवंत। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था अकबर। भारत का वह शासक जिसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था तो वह था बादशाह अकबर। वह मध्यकालीन भारतीय लेखक जिसने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है तो वह अबुल फजल। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? तो राल्फ फिंच। अकबर के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं का व्यवस्थित क्रम किस प्रकार है? तो पहले जजिया की समाप्ति किया, फिर इबादत खाने का निर्माण किया, फिर महजर पर हस्ताक्षर किया, फिर दीन इलाही की स्थापना किया। अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था 1576 ईस्वी में। अब आते हैं जहांगीर पर। दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? जहांगीर ने। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में सत्य कथन है जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे। मनसबदारों के 3 वर्ग थे, ये दोनों सही है। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि जिस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी वह थी जहांगीर के समय में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले भेजा था हॉकिंस को भेजा था। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था थॉमस रो। जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था किसको? हॉकिंस को। मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि किसको दी थी? तो विलियम हॉकिंस को। कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? तो ये तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। वह 1608 में भारत आया था। इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो भारत आए थे कब? 1615 ईस्वी में। भारत में इंग्लैंड का वह दूत जो जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया था वह था सर थॉमस रो। जहांगीर ने थॉमस रो को मिलने का अवसर दिया था अजमेर में। विदेशी यात्रियों के भारत आने का कालानुक्रम क्या है? तो पहले रॉल्फ फिंच आएंगे, फिर विलियम हॉकिंस, फिर निकोलस डाउनटन, फिर सर थॉमस रो। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया था वह है फ्रांसिस्को पेलसर्ट। वह मुगल शासक जिनका मकबरा भारत में नहीं है तो वह जहांगीर एवं बाबर तथा बहादुर शाह जफर। मुगल चित्रकला अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची है जहांगीर के राज्यकाल में। जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी अबुल हसन को। वह चित्रकार जिसे नादुर असर की उपाधि प्रदान की गई है वह है मंसूर। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो वह था मंसूर। मुगल बादशाहों में से वह मुगल बादशाहों में से वह जिसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है तो वह था जहांगीर। अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किसने किया? तो जहांगीर ने। जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था किसने? खुर्रम, महाबत खां और खुसरो ने। खुसरो जिस मुगल बादशाह का पुत्र था वह था जहांगीर। नूरजहां गुट जुनता के प्रमुख सदस्य कौन थे? तो ये थे एतमादुद्दौला या मिर्ज़ा गयास बेग, नूरजहां का पिता है, असमत बेगम नूरजहां की माँ, और आसफ खां जो नूरजहां का भाई, और शहजादा खुर्रम जो कि शाहजहां है। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में बनवाया था किसने? नूरजहां ने। पार्शियन कार्य पित्रादुरा संबंधित है किससे? दीवारों पर अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना।
अब नेक्स्ट देखेंगे निर्माता और स्मारक। बाबर ने बनवाया जामा मस्जिद संभल में, हुमायूं ने दीन पनाह बनवाया, अकबर ने जहांगीरी महल और जहांगीर ने अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाया। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण स्थित है, ये कहाँ है? दतिया में है। अब आते हैं शाहजहाँ के पास। सही है, शाहजहाँ। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ थी कंधार, वह क्षेत्र जिसके निकल जाने से मुगल साम्राज्य को सामरिक महत्व के दृष्टिकोण से स्ट्रेटेजिक स्ट्रॉन्ग होल्ड को एक बड़ा धक्का पहुंचा था, वह था कंधार को। शाहजहाँ के बल्ख अभियान का उद्देश्य क्या था? तो काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शा में एक मित्र शासक को लाना। वह कवि जिसने बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था, वह था कवींद्राचार्य। मुगल शासक जिसने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्राचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था, वह था शाहजहाँ ने। वह जो शाहजहाँ के शासनकाल का राजकवि था, वह था कलीम, जिसे अबू जली कहते हैं। मुमताज महल का असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ताजमहल, लाल किला, पंचमहल और शेरशाह के मकबरे में वह स्थापत्य जिसमें हिंदू और ईरानी वास्तुकला का सर्वोत्तम समन्वय देखने को मिलता है, तो वह ताजमहल में। वह मुगल बादशाह जिसने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कराया, तो वह था शाहजहाँ ने। वह मुगल बादशाह जिसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की, तो वह थी शाहजहाँ ने। अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया? देखिए, ये बनवाया अलाउद्दीन खिलजी ने। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में अकबर ने। मोती मस्जिद आगरा में शाहजहाँ ने। मोती मस्जिद दिल्ली में औरंगजेब ने बनवाई। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था किसने? शाहजहाँ ने। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद जिस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था, वह था शाहजहाँ। शाहजहाँ ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी किसको? दारा सिकोह को। दारा सिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था सिर ए अकबर शीर्षक के अंतर्गत। दारा सिकोह की मूल रचना है मज्म उल बहरीन। दारा सिकोह को जिस स्थान पर दफनाया गया था, वह था दिल्ली। अमीर खुसरो दारा सिकोह अमीर हसन एवं सुजा में से हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो दारा सिकोह। वी.ए. स्मिथ, जे.एन. सरकार और ए.एल. श्रीवास्तव में से वह इतिहासकार जिसने शाहजहाँ के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा, तो ये कहा है ए.एल. श्रीवास्तव ने। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहाँ को उपहार में दिया था किसने? मीर जुमला ने। वह मुगल बादशाह जिसने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रियाद सिजदा समाप्त कर दिया, तो वह कर दिया शाहजहाँ ने। दारा सिकोह, मुराद बख्श और शाह शुजा तथा औरंगजेब में से वह जो शाहजहाँ के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था, वह था औरंगजेब। अब आते हैं औरंगजेब पे। वह मुगल बादशाह जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है, तो वह औरंगजेब का। धर्मत का युद्ध लड़ा गया था औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य। देखिए, अब युद्धों का सही क्रम क्या है? तो पहले बिलग्राम का युद्ध 1540 में होगा, फिर सरनाल का युद्ध 1572 में, फिर धर्मत का युद्ध होगा 1658 में, और फिर जजाऊ का युद्ध होगा 1707 में। मुगल बादशाह जो जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, वह है औरंगजेब। मुगल शासक जिसने सर्वप्रथम ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया, तो वह है औरंगजेब ने। औरंगजेब के जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत स्थित है कहाँ? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में। देखिए, अब नेक्स्ट चलते हैं। मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल से आश्रय लिया था, तो वह था सुलेमान सिकोह ने। औरंगजेब का वह पुत्र जिसने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी, वह था अकबर। वह मुगल सेनापति जिसके साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, तो वह थे जय सिंह। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय की थी 1686 ईस्वी में। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजय किया था, वह था बीजापुर एवं गोलकुंडा। वह बादशाह जिसके अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, वह था औरंगजेब। 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? तो अबुल हसन कुतुब शाह। मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी, वह था औरंगजेब। जजिया जिसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था, वह शासक है औरंगजेब। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ होता है दारुल इस्लाम। बीबी का मकबरा का निर्माता था औरंगजेब। वह मकबरा जो द्वितीय ताजमहल कहलाता है, तो वह राबिया उद दौरानी का मकबरा। जहां आरा, रोशन आरा, गोहन आरा तथा मेहरुन निसा में से वह जो सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी, वह थी मेहरुन निसा। औरंगजेब ने साहिबात उस जमानी की उपाधि प्रदान की किसको? जहां आरा को। संत रामदास को संबंधित किया जाता है किससे? औरंगजेब के शासनकाल से।
अब आते हैं मुगल कालीन प्रशासन देखेंगे। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को जाना जाता था किस नाम से? सरकार के नाम से। मुगल काल में सेना का प्रधान कौन था? तो मीर बख्शी। मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य क्या था? तो भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करना। अब देखेंगे इसमें सही कथन कौन से? तो मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। अहदी वे घुड़सवार सिपाही थे जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की, किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया। सम्राट ही जिनका आसन्न कर्नल था। बर्नियर, करेरी, मनोची और ट्रेवर्नियर में से वह जिसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था वह था मनोची को। मुगल प्रशासन में मुहत्सिब कौन थे? तो ये था लोक आचरण अधिकारी। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। मुगल मनसबदारी व्यवस्था की विशेषताएं क्या थी? तो देखिए, जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे। मनसबदार आनुवंशिक नहीं थे और मनसबदारों की 3 श्रेणियां थीं उस समय। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इनमें 33 वर्ग थे जिन्हें मशरूत अथवा सशर्त पद प्राप्त होते थे। उनका सवार पद जात पद से अधिक नहीं हो सकता था। समस्त कार्यकारी और सैन्य अधिकारियों को मनसब प्रदान किए जाते थे। मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। मनसब पद केवल सेवा काल तक ही रहता था। मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था। अब आते हैं मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो वह था भू राजस्व। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है किसको? भू राजस्व का। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था वह था जहांगीर। मुगल प्रशासन में मदद या मास इंगित करता है किसको? विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ था। यह था क्या? सूबा और परगना के बीच क्षेत्रीय इकाई, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। देखिए, सुमेलित कौन कौन से? अधिकारी और इनके कार्य। दीवाने तन ये जागीर और वेतन को देखता था। मुस्तरफी जो है राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करता था। मुशरिफ कार्यालय को संभालने के लिए था। वाकिया नवीस प्रमुख घटनाओं व फरमानों का सूचीबद्ध करना। अब आते हैं देखिए बादशाह और दीवान। अकबर का दीवान था मुजफ्फर खान। जहांगीर का दीवान था गियास बेग एतमादुद्दौला। और शाहजहाँ का दीवान था वह था सादुल्ला खां। औरंगज़ेब का दीवान था असद खान। अब देखिए सत्य कथन कौन कौन से हैं? तो अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया। शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था। वह जिसने राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरी में लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए तो वह था अकबर। मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था दाम। शाहरुख नामक चांदी के सिक्का चलाया था किसने? बाबर ने। अकबर के शासनकाल में दक्कन में भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था हल की संख्या। वह मुगल कालीन नहर जिसका निर्माण फिरोज शाह की रजब वाह को पुनर्जीवित करके किया गया था तो वह था सहाब नहर। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था? तो लगान निर्धारण का ये तरीका था। मुगल कालीन संगीत और चित्रकला देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, मुगल चित्रकला के विषय में सत्य कथन कौन से हैं? युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य तथा दरबारी चित्रण, ये सब जो है मुगल काल के चित्रकला के विषय थे। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा? हुमायूं ने। वह मुगल शासक जिसने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए तो वह था हुमायूं। दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसने किया? तो अब्दुल समद के द्वारा। प्रसिद्ध जहांगीरी चित्रकार कौन कौन से? उस्ताद अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, फारूक बेग बिसनदास, अकारिजा, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद और मनोहर माधव और गोवर्धन, ये सब जहांगीरी चित्रकार हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट, मुगल चित्रकला की उन्नति की किसने? तो जहांगीर के शासनकाल में हुई। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल विभिन्न शैलियों को दर्शित करते हैं चित्रकला की। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश हुआ था अकबर के दरबार में। किशनगढ़ शैली जिस कला के लिए प्रसिद्ध है वह है चित्रकला की। वह मुगल सम्राट जिसने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार एल्बम और वैयक्तिक रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया था वह था जहांगीर। वह एक संगीत वाद्य जिसे बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी वह थी बीणा। प्रातःकाल में गाया जाने वाला राग कौन सा है? तो वह तोड़ी। तानसेन, बैजू बावरा और गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञों ने स्वामी हरिदास से
प्रशिक्षण प्राप्त किया था। स्वामी हरदास के अनुयायियों ने स्थापित किया क्या? 5 संगीत अर्चना केंद्र स्थापित किए। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे कौन? तानसेन व हरिदास। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है कहाँ? तो ग्वालियर में। तानसेन का मूल नाम क्या था? तो राम तनु पांडे। अकबर से पूर्व तानसेन को संरक्षण देने वाला राजा था, तो ये थे भाटा का राजा रामचंद्र सिंह। वह मुगल शासक जिसने लाला कलावन से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी, तो वह था अकबर। संगीत की टप्पा शैली किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई थी? तो वह थे मोहम्मद शाह। अब आते हैं मुगल कालीन साहित्य। देखिए, बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो इधर लेडेन और रस्किन ने। गुलबदन बेगम पुत्री थी किसकी? बाबर की। वह महिला जिसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखे, तो वह था गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा की रचना किसने किया था? तो गुलबदन बेगम ने। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था, स्थापित किया गया किसके द्वारा? माहम अनगा के द्वारा। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो माहम अनगा ने। हितोपदेश का फारसी अनुवाद किसने किया था? ताज अल दीन मुफ्ती अल मलिकी, इनों के द्वारा। अब देखिए, लेखक हसन निजामी ताजुल मासिर। ख्वानदमीर का राइट के ने लिखा है हुमायूंनामा। मोहम्मद काजिन ने लिखा आलमगीरनामा। भीमसेन ने लिखा नुस्खा ए दिलकुशा। अल उत्बी ने लिखा तारीख यामिनी। चंद्रभान ब्राह्मण ने लिखा चहार चमन। मुअत्तमिद खान ने लिखा इकबाल नामा जहांगीरी। अब आते हैं अब्बास खां सरवानी ने लिखा तारीख शेरशाही। और देखिए, निज़ामुद्दीन अहमद का है तबकात अकबरी। बाबर का है तुजुक बाबरी। गुलबदन बेगम का है हुमायूंनामा। देखिए नेक्स्ट देखो, निज़ामुद्दीन अहमद का है तबकात अकबरी और तारीख निज़ामी। ईश्वरदास नागर का है फुतुहात आलमगीरी और सुजान राय भंडारी का है खुलासत उत तवारीख। अबुल फजल फैजी, अब्दुल रहीम खान खाना और अब्दुल कादिर बदायूनी में से वह जिनका हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, तो वह अब्दुल रहीम खान खाना। भारत के इस इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी थे शाहजहां के शासनकाल के एक राजकीय इतिहासकार थे। शाहजहां नामा के लेखक हैं इनायत खां। अनवार सुहाइली नामक ग्रंथ का अनुवाद किया है पंचतंत्र का ने। अबुल फजल द्वारा अकबर नामा पूरा किया गया 7 वर्षों में। आईन अकबरी लिखी गई थी अबुल फजल के द्वारा। मुगल काल में दरबारी और अदालती भाषा थी फारसी। मुगल कालीन ग्रंथ मासिर ए आलमगीरी रचना थी किसकी? साकी मुस्तैद खां की। नस्तलीक है एक प्रकार की फारसी लिपि है जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। कवि हृदय वह राजा जिसने नागरी दास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे थे, वह था राजा सावंत सिंह। महत्वपूर्ण कृतियाँ देखो, रामचंद्रिका और रसिक प्रिया की रचना किसने की? केशव ने की थी। अब आते हैं मध्यकालीन मुगल कालीन विविध प्रश्नावली। देखें, जहांगीर के समय में विदेशी यात्री कौन आया? विलियम हॉकिंस। अकबर के समय में कौन आया? विलियम फिंच। शाहजहां के समय में टैवर्नियर। औरंगजेब के समय में आया मनुची। देखिए, हॉकिंस कब आए? तो 1608 से 1611 में। टॉमस रो 1615 से 1619 में। मनुची 1653 से 1708 में। रॉल्फ फिंच 1585 से 1586 में। वह विदेशी यात्री जिसने भारत के हीरो और हीरे की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की है, तो वह जॉन बैप्टिस्ट टैवर्नियर ने। मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम क्या है? तो जहांगीर, फिर मोहम्मद शाह, फिर अहमद शाह अब्दाली, फिर बहादुर शाह देती। अब आते हैं इसके बाद देखेंगे युद्ध। चंदेरी का युद्ध हुआ 1528 में। दौराहा का युद्ध हुआ 1531 में। चौसा का युद्ध 1539 में। कन्नौज का युद्ध 1540 में। सामूगढ़ का युद्ध 1658 में। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में। औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ। देखिए, अब आते हैं नेक्स्ट। बिलग्राम का युद्ध हुआ 1540 में। सरनाल का युद्ध हुआ 1572 में। धर्मत का युद्ध हुआ 1658 में। जजाऊ का युद्ध हुआ 1707 में। असीरगढ़ का युद्ध हुआ 1601 में। 4 बाहरी आक्रमणों का व्यवस्थित क्रम क्या है? तो देखिए, चंगेज खां पहले, फिर तैमूर, फिर नादिर शाह का आक्रमण, फिर अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होगा। अब आते हैं, दारा सिखों को दफनाया गया कहाँ पर? दिल्ली में। नादिर शाह द्वारा दिल्ली में कत्लेआम किया गया 1739 में। हेमचंद विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में जाने जाते हैं हेमू नाम से। भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य प्रयुक्त हुआ है किसके समय के लिए? पृथ्वीराज के लिए हुआ है। मध्यकालीन या मुगल शब्दावली जिसका अर्थ यह कार्य क्या? दाम क्या है? ताम्र की मुद्रा है। देसाई क्या है? राजस्व अधिकारी है। दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख है। और जरीब जो है भूमि माप की प्रणाली है।
युद्ध और इसका संबंध देखेंगे किससे है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ, अकबर और महाराणा प्रताप के विरुद्ध हुआ। विलग्राम का युद्ध हुआ हुमायूं के समय में शेरशाह के विरुद्ध हुआ। खुसरो का विद्रोह हुआ जहांगीर के समय में। खानवा का युद्ध हुआ बाबर और राणा सांगा के विरुद्ध हुआ। खानवा का युद्ध हुआ बाबर के समय में हुआ। चौसा का युद्ध हुआ हुमायूं के समय में, और हुमायूं बल्क का युद्ध हुआ शाहजहाँ के समय में। अब देखिए 1556 में जो घटना हुई, अकबर का राज्यारोहण हुआ है। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया गया है। 1680 में शिवाजी का देहांत हुआ और 1739 में नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा हुआ। अब आते हैं अता अली खां, नाम था किसका, ये तानसेन का था। बाबुल मक्का, मक्का द्वार कहा जाता है किसको, सूरत को। मुगलों ने नवरोज़ का त्यौहार लिया है किससे, पारसियों से। अब आते हैं इक्ता संबंधित है किससे, दिल्ली के सुल्तान से। जहांगीर, जागीर जो है ये किससे संबंधित है, मुगल से। अमरम विजयनगर से। मुकासा मराठों से। सही कालानुक्रम देखेंगे क्या क्या कालानुक्रम है, पद्मिनी है, फिर दुर्गावती आएंगी, फिर ताराबाई है, फिर अहिल्याबाई है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संबंध में सत्य कथन देखेंगे। बुलंद दरवाजे के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है, बात सही है, जिसे सफ़ेद संगमरमर से सजाया गया है। और सलीम चिश्ती के मकबरे में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ था। लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा तथा रूमी दरवाज़ा के निर्माण में क्रमशः ईंट, चूने और चूना प्लास्टर और ढलाई के साथ लखोरी ईंटों का प्रयोग हुआ था। अब नेक्स्ट देखेंगे स्मारकों का सही कालानुक्रम क्या है। तो देखिए सबसे पहले अटाला मस्जिद जौनपुर में बनेगी, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में, फिर हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, फिर राबिया दौरानी का मकबरा औरंगाबाद में बनाया गया। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशेषता हासिल की थी वह कहाँ पे था, लखनऊ में। मुगल काल में मौलिम था व्यापारिक जहाज़ों पर बैठने वाला एक कर्मचारी। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे, तो ये थे व्यापारी। अब देखें सिख संप्रदाय देखेंगे इसके बारे में। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था किसको, गुरु अंगद को, यानी लहरा को। गुरुमुखी लिपि की वर्णमाला का सृजन किया गया है गुरु अंगद के द्वारा। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था गुरु रामदास ने। वह सिख गुरु जिसे अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी वह था रामदास। वह सिख गुरु जिसने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी वह थे गुरु अर्जुन देव। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया, तो गुरु अर्जुन देव ने किया। वह सिख गुरु जिनको तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया तो वह थे गुरु अर्जुन देव एवं गुरु तेग बहादुर। वह सिख गुरु जिसकी मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है तो वह गुरु तेग बहादुर। हेमकुंड, ताराकुंड और ब्रह्मकुंड में से वह स्थान जिस पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है तो वह हेमकुंड। वह सिख गुरु का जन्म जिस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था वह थे गुरु गोविंद सिंह। वह जिनकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है तो वह गुरु गोविंद सिंह के। गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित है इसमें कि इन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया था। वह सिख गुरु जिसने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी वह थे गुरु गोविंद सिंह। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था, तो लक्षण देव या लक्ष्मण देव। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, वह थे दलीप सिंह। अब आते हैं मराठा राज्य और संघ। मराठों के उत्कर्ष के कारण क्या थे, धार्मिक चेतना, भौगोलिक सुरक्षा और राजनीतिक जागृति और उच्च नेतृत्व शक्ति। शिवाजी ने मुगलों को हराया था सलहार के युद्ध में 1672 ईस्वी में। शिवाजी का जन्म हुआ था 1627 या 1630 ईस्वी में। अब देखेंगे नेक्स्ट, वह सेना नायक जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था वह थे अफजल खां। वह शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय जिस नगर में कैद थे वह था आगरा। शिवाजी की राजधानी क्या थी, वह थी रायगढ़ में। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ में। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था, तो रामदास। शिवाजी से संबंधित घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है, तो चाकन के किले पर विजय, फिर मुगलों से मतभेद प्रारंभ हुआ, अफजल खां का प्रकरण, सूरत पर आक्रमण और उसको लूटना। अष्टप्रधान का गठन किया गया था किसके द्वारा, शिवाजी के द्वारा। शिवाजी के अष्टप्रधान में सम्मिलित अधिकारी कौन थे, तो पेशवा, अमात्य या मजूमदार, वाकिया नवास या सुरनवीस या सचिव, सुमंत या दबीर, सेनापति जैसे सरे नौबत और पंडित राव न्यायाधीश। अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी कहाँ, मराठा प्रशासन में। शिवाजी के समय सर नौबत पद संबद्ध किया गया था सैन्य प्रशासन से। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था सुमंत।
छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा थी रुपया, लारी और टका। संभाजी के बाद मराठा शासन को सरल और कारगर बनाया गया बालाजी विश्वनाथ ने। पेशवाओं के शासन का सही अनुक्रम क्या है? तो वह बालाजी विश्वनाथ, फिर बाजीराव, फिर बालाजी बाजीराव, फिर माधवराव। निम्नलिखित पेशवाओं को शासन काल का काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो देखिए कौन आएंगे पहले, तो पहले बालाजी विश्वनाथ, फिर बाजीराव फर्स्ट, फिर माधवराव फर्स्ट, फिर नारायण राव आएंगे। सही कालानुक्रम देखेंगे तो पहले संभाजी हैं, फिर राजा राम है, शिवाजी सेकंड है, फिर छत्रपति साहू जी हैं। मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया था 1785 ईस्वी में। साहू के उत्तराधिकारी निर्भर थे किस पर? पेशवा की इच्छा पर। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे कौन? तो ये उभरे थे मराठे। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व तो हाथों में था किसके? ताराबाई के। सरंजामी प्रथा संबंधित है किससे? मराठा भू राजस्व प्रथा से। वह मराठा पेशवा जिसके समय से मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक हो गया, तो वो हो गया बालाजी बाजीराव के समय में। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को जाना जाता है चौथ के नाम से। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था, वह कौन था? काशीराज पंडित। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तात्कालिक कारण क्या था? वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को हराया था किसने? अफगानों ने। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था 14 जनवरी 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। वह रोहिला सरदार जो अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था वह था नजीब खान। मोडी लिपि का प्रयोग किया जाता था मराठों के विलेखों में। मुगल साम्राज्य का विघटन देखेंगे। मुगल काल में राजा बनाने वाले थे कौन? हुसैन, अली और अब्दुल्ला। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता संभाली थी किसने? बहादुर शाह प्रथम ने। मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासन के समय से पूर्व अंत का कारण था एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए थे। वह मुगल सम्राट जिसने औरंगजेब को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी, तो वह थे फर्रुखसियर। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मोहम्मद शाह। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक था मोहम्मद शाह। वह शासक जिसके शासन में हिजड़ों और महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था वह था मोहम्मद शाह 1719 से 1748 ईस्वी में। वह मुगल बादशाह जो रंगीला के नाम से जाना जाता है तो वह था मोहम्मद शाह। मुगल शासकों का क्रम देखेंगे क्या है, तो पहले जहांदार शाह 1712 से 1713 में, मोहम्मद शाह 1719 से 1748 में, फिर अहमद शाह 1748 से 1754 में, फिर आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 में। वह मुगल बादशाह जिसको वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया तो वह था शाह आलम द्वितीय। वह अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह, उसके पिता का नाम था अकबर शाह सेकंड। बहादुर शाह जफर के बारे में सत्य कथन देखिए क्या है, वह बिना साम्राज्य का सम्राट था। इब्राहिम जौक और असदुल्ला खां गालिब उसके कविता के शिक्षक थे। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे। वह ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्रतिमाह 1 लाख रुपए पेंशन के रूप में प्राप्त करता था। अवध का प्रथम नवाब कौन था? तो वह था सादत खां। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? तो चिनकिलिस खान। और विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ था, ये बात सही है। और दिल्ली में स्थित खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी किसने? तो जयसिंह द्वितीय ने। महाराजा जयसिंह ने वेधशालाएं बनवाई थी कहाँ? तो दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में, 5 जगह पे। 1773 ईस्वी में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है कि लेखक कौन है? तो वह जयपुर के राजा सवाई जय सिंह। तो गाइज हमने ये पूरा टॉपिक मध्यकालीन भारत का पॉइंटर जो है, पॉइंट वाइज जो है, 1 लाइनर वाले क्वेश्चन जो है हमने सारे PYQ कवर किए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? तो ये यहीं कंप्लीट होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, उसमें बात करेंगे आधुनिक भारत के बारे में। तो वीडियो कैसा लगा? तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू।